नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज दूसरी अहम खबरों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे खबरें केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी हुई, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विपक्षी दलों के, खासकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस के अभियान की, बात करेंगे एचएमपीवी वायरस की भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की कायराना हरकत, बीजापुर के कुटरू में किया आईईडी विस्फोट, डीआरजी के 8 जवान और एक वाहन चालक हुआ शहीद। राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, कहा व्यर्थ नहीं जाएगी जवानों की शहादत। सीएजी की रिपोर्ट से फिर खड़े हुए केजरीवाल के शीश महल पर सवाल। बीजेपी ने कहा सीएजी ने उठाए थे 139 सवाल, 33 करोड़ के खर्च को बताया केवल अनुमान, कहा इससे बहुत ज्यादा हुआ है खर्च। पीएम मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन तेलंगाना में चिरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का किया उद्घाटन, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की रखी आधारशिला, कहा देश में कनेक्टिविटी की तेज हुई रफ्तार। देश में एचएमपी वायरस से जुड़े 3 मामले आए सामने, बेंगलुरु में 2 और अहमदाबाद में एक बच्चे में संक्रमण की पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ चौथा आरोपी, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर मचा घमासान, बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने पहले ही कर रखा था मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार। और अब सभी खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सोमवार को एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। माओवादियों ने कुटरू मार्ग के बेदरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए एक आईईडी विस्फोट किया। इस घटना में 8 जवान शहीद हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को हुए एक बड़े बम धमाके में नक्सलियों ने जिला रिजर्व गार्ड के एक वाहन को आईईडी का इस्तेमाल कर उड़ा दिया। इस धमाके में डीआरजी के 8 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गया। कुछ जवान घायल भी हुए हैं। जवान एक ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे। ये बम धमाका बीजापुर जिले के बेदरे कुटरू रोड पर हुआ। हालांकि काफी समय से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिलती रही है। इसी के चलते बौखलाए नक्सलियों ने इस हरकत को अंजाम दिया। अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीजापुर छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूं। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने को एक कायराना हरकत करार देते हुए इसे हताशा और निराशा में की गई कार्रवाई बताया। शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है।
ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। गौरतलब है कि इस घटना से एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलवादियों को मार गिराया था। इससे पहले साल 2024 में बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलवादियों को मार गिराया, जबकि 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। वहीं 816 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2025 में नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला किया है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चल रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान में अलग अलग टुकड़ियों की कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। और अब बात केजरीवाल के शीश महल की। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर, शीश महल को लेकर हम कहें तो भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर बनी हुई है। सोमवार को भाजपा के कई नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। भाजपा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि शीश महल के 33 करोड़ रुपए का खर्च तो बस एक फिगर है, इसकी असली लागत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने हर नियम कानून को शीश महल बनाने के लिए तोड़ा है, वो साफ दिखाता है कि यह भ्रष्टाचार में गिव एंड टेक का यह मामला है। शीश महल पर संग्राम, फिर मचा सियासी घमासान। शीश महल में कितने करोड़ का खर्चा, सीएजी रिपोर्ट ने उठाया पर्दा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा ने केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। भाजपा ने शीश महल पर कैग रिपोर्ट को लेकर नया दावा किया है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली के शीश महल पर कैग ने 139 सवाल उठाए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के इशारे पर इसमें कई बातें छिपाई भी हैं। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के उस पैसे से बनाया है, जिसका जवाब उनको देने का वक्त आ गया है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है। वहीं कांग्रेस ने भी सोमवार को अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर खर्च की गई राशि पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने पूछा कि करदाताओं के 33 करोड़ रुपए खर्च करना कहां तक उचित है, जैसा कि सीएजी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो। 33 करोड़ रुपए अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। शीश महल के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रेनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख 34 हजार रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18 लाख 52 हजार रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16 लाख 27 हजार रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख 80 हजार रुपए, दीवारों पर संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 66 लाख 89 हजार रुपए तक पहुंच गई। धीरज कुमार और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पे हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम इसी विषय पर, इसी बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद
नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज का चर्चा का विषय जो विशेष है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। हमारा आज का विशेष, शीश महल पर घिरे केजरीवाल। जी हां, जिस बात का जिक्र बीजेपी ने आज किया, प्रधानमंत्री ने कहा शीश महल, और इस पर ये बातें आ रही निकलकर सामने कि 75 से 80 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए इस शीश महल में। तो शीश महल पर गिरे हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर SN सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पीयूष जोशी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी से भी ये संबंध रखते हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पीयूष जोशी जी, प्रधानमंत्री ने भी और आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने, क्या ये बात अच्छी लगती है, ये शोभा देती है एक राजनीतिक पार्टी जिसका कि जन्म आम आदमी, उसकी पार्टी में लिखा है आम आदमी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरी दुनिया और भारत और दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, तब उस दौरान 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए शीश महल बनाने में। आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए मिश्रा जी, आपके कार्यक्रम पे लाने के लिए धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आमंत्रित करने हेतु भी धन्यवाद जी। बहुत सीधी सी बात प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपना दिल्ली का विजन बता दें। प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि शीश महल जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी ने अपने स्वयं का घर बनाया, क्योंकि यही प्रधानमंत्री की भाषा थी जो चुनावी रैली उन्होंने ली है कि अपना घर बनाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो घर की रजिस्ट्री किसके नाम से है, उस घर में वर्तमान में कौन निवासरत है। यदि उस घर में वर्तमान में निवासरत केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी की रजिस्ट्री किसी तरीके से उनके उस घर की रजिस्ट्री केजरीवाल जी के नाम से है, तो प्रधानमंत्री जी का ये बोलना जायज है कि भाई आपने इतना पैसा खर्चा करके और ये अपना एक आवास बना लिया है। पर यदि ये मुख्यमंत्री का आवास है तो प्रधानमंत्री जी से इतनी जिम्मेदारी की अपेक्षा इस देश का नागरिक करता है कि वो बोले कि मुख्यमंत्री आवास बनाने पे, जिसमें वर्तमान में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता भी निवास नहीं कर रहा है, आतिशी जी भी निवास नहीं कर रही हैं,
वो उस मकान को बनाने में, जो कि सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति के रिनोवेशन पे उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। ठीक है, पर नहीं, रेटोरिक चलाना है ना मिश्रा जी, इसलिए ये बात उठ के आती है और आपके पास कोई विजन नहीं है बताने का। चाहे कोई अभी रह रहा हो नहीं रह रहा हो, लेकिन कोरोना काल में, और कोरोना काल को आप भूल जाइए, दिल्ली जैसे राज्य में एक मुख्यमंत्री का आवास कैसा, उसके लिए जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। बीजेपी आप आरोप लगा रही है कि ये 33 करोड़ नहीं 75 से 80 करोड़ रुपए का ये सारा मामला है। अगर 33 करोड़ का ही मामला है तो क्या ये शोभा देती है एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, रिपोर्ट है, उस पे साइन है गिरीश चंद्र मुर्मू के। जब ये मुद्दा कई बार उठाया गया था तो मैंने तब यही बोला था कि भाई जो सीएजी है, सीएजी अपना ऑडिट करे और ऑडिट करने के बाद अपनी जो डिस्क्रिपेंसीज है वो शो करे, और यदि उसमें किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें एग्जैक्टली मिश्रा जी, मैं वही बोल रहा हूं, और यदि उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार, कहीं भी किसी प्रकार का गलत लेन देन पाया जाता है तो कार्रवाई करे। पर भाई चुनाव है, सर पे है, आप इस मुद्दे को बार बार उठा चुके हैं, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अपना विजन बताइए ना। केजरीवाल शीश महल बनाने के आरोपी हैं, पर वो शीश महल उन्होंने बनाया दिल्ली के बच्चों के लिए, अच्छे स्कूलों के माध्यम से 22,000 से ज्यादा कमरे बनाए हैं, 15 से 20 से ज्यादा नए स्कूल बनाए हैं। जोशी जी, क्या ये जो बनाया गया केजरीवाल जी की तरफ से, आप इसे सही मानते हैं, जायज मानते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की तरफ से बनाया नहीं गया है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है। उसमें जो भी मुख्यमंत्री मान लीजिए कल को भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें निवास करेगा। ये तो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं सर, ये रिनोवेशन जो है हमारी आपके जेब के सर, कोई उन्होंने सर कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह की तरह उन्होंने कोई अपना वहां पे कोई कोठी तो नहीं बनवा ली ना। ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, उसमें सेमिनार रूम है, और वो उसमें अभी वर्तमान में वो खुद भी नए निवास नहीं कर रहे क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किस तरीके से हुआ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। मतलब ये मुद्दा बस उठाने के लिए उठाया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें मुश्किल से वो साल 1.5 साल भी निवास नहीं कर पाए। पहले बोल रहे थे शीश महल छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रवक्ता बोल रहे थे। अब ये कहने को कुछ नहीं है, दिल्ली के लिए बताने का कोई विजन नहीं है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे बता नहीं सकते हैं, इसलिए बार बार ये ठीक है। अब मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, इसलिए आप इसी मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, काट की आंडी बार बार आप उसको चला रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। हमने तो सुना था राजनीतिक विश्लेषक अच्छा विश्लेषण करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, बताते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की तरह इन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का विजन है गरीब कल्याण की योजना चलाना, आवास देना, बिजली देना, पानी देना, सड़क देना, शिक्षा देना, सुरक्षा देना, और भारतीय जनता पार्टी इन मानकों को पूरा की। देश में 4 करोड़ आवास देने का कार्य किया। अभी आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1500 आवास की चाबी दी जाती है। विकास के कार्य पर हम चर्चा करते हैं कि हम विकास के कार्य पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इतनी छोटी बात क्यों कहते हैं, अगर पैसा जो है वो ले जाकर पानी में फेंक दिया जाए, अपने घर ना ले जाया जाए, तो उसको खराब थोड़े ना कहेंगे। वो तो पानी में फेंक दिए, वो तो कहीं ऐसे बारिश में बहा दिए, उसको थोड़े ना आप कहेंगे कि केजरीवाल जी किए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना चाहिए, आज वो भी आरोप लगाना चाहिए कि भाई उन्होंने जो घोटाला किया वो बच्चों के स्कूल कॉलेज वालों में घोटाला किया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कही नहीं रही है। नहीं, वो दिल्ली की जनता कह रही है कि भैया गरीबों के इलाज में जो गरीब इलाज करा ही नहीं थे, उनकी जो जांच हो रही थी उसमें भी घोटाला हुआ है। उसको भी आप कह दीजिए कि वो तो अपने लिए नहीं था, वो तो फेंक दिए। और 3 बजे रात तक जो दारू की दुकानें खोल के और पैसा लेकर जो हजम कर लिए, जो एक्सेप्ट किए, जिसपे बेल में बाहर है, जिसपे बरी नहीं हुए हैं, तो वो भी एक घोटाला माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 4 चीजों को लेकर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए थे कि जब भी हमारी सरकार आएगी हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो आम आदमी से खास आदमी कट्टर ईमानदार कैसे कट्टर बेईमान बन गया, ये सबने देखा कि ये स्वयं के साथ साथ 8 मंत्री, संतरी और सारथी सारे लोग जेल में जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा हम जमुना को साफ कर देंगे, पूरे दिल्ली के साथ उसमें डुबकी लगाएंगे, वो तो हुआ नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि भैया हम मुफ्त में जो है वो जो पानी की व्यवस्था करेंगे, जो टैंकर माफिया होंगे उनको जेल में डाल देंगे, वो सब हुआ नहीं। तो अब नया झूठ लेकर आ गए हैं कि नहीं वो तो दिल्ली में जो है हम एक बार और हमें दे दिया जाए तो हम विकास करेंगे। आप बताइए, हमारे ये जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं आदरणीय असील जी, इनसे पूछिए कि जब कोई बात होती है कोरोना कालखंड की, गलती किसकी कहेंगे? उत्तर प्रदेश की। प्रदूषण की किसकी गलती? तो पंजाब की। यमुना सफाई की किसकी गलती? तो हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की।
मतलब कोई कार्य इनका नहीं। इनका कार्य है कि एक आदमी जो डबल एक्सल का शर्ट पहनता हो, मैं सिंह से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 35 करोड़ की गाड़ी में चलने लगा, जिसका 70 लाख का ऑटोमेटिक दरवाजा हो गया, 10 करोड़ का साज सामान हो गया, 9 लाख के फ्रिज हो गए, 50 लाख के कारपेट हो गए, 4 लाख के बॉडी मसाज हो गए, कमोड 10 लाख का हो गया। क्यों हुआ भाई, यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं जोशी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जोशी जाते हैं सर, एक्चुअली जी बताइए। कोरोना को लेकर मैं विशेष एक चिकित्सक हूं, मैं उस काल की पूरी गंभीरता समझता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों का जाल बिछाया, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, दिल्ली से लेकर जयपुर तक। और भारतीय जनता पार्टी के नाते जो 3 एसटीपी लगी है दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। दिल्ली में जो सड़कों का विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के नाते हुआ, जो हॉस्पिटल के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के नाते हुआ। आम आदमी पार्टी तो स्वयं कह रही कि मेरे पास कुछ है नहीं और मैं कुछ करूंगा नहीं। ठीक है जोशी जी, बहुत संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। कोरोना काल को लेके बहुत उद्वेलित हो रहे थे मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये जरा सा इतना बता दें कि पीएम केयर्स फंड सरकारी है कि एनजीओ है, और यदि सरकारी है तो उसका ऑडिट क्यों नहीं हो सकता सीएजी के द्वारा, और यदि एनजीओ है तो इंडिपेंडेंट ऑडिट मुद्दा आज पीएम केयर फंड का नहीं है। आप इस बात को, आप सेंसिटिविटी को समझिए। जिसमें प्रधानमंत्री ने साहब हजारों करोड़ रुपए का चंदा मांगा था, कोरोना काल की बात हो रही है, तो जरा बता दीजिए। जोशी जी ये मुद्दा आज का नहीं है। आज का हमारा डिबेट का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या कोरोना काल में या कोरोना काल ना भी हो तब भी क्या जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए क्या? सीएजी की रिपोर्ट इस बात को कह रही है। आप बीजेपी को छोड़ भी दीजिए। तरीके से बताया कि भाई बिल्स हैं, बिल्स को असेस करिए, जांच करिए और उसमें निकालिए कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, किसी को किकबैक मिला है क्या, और यदि किकबैक नहीं मिला है तो शासकीय निवास बनाया है, शासकीय निवास जिसमें केजरीवाल अभी स्वयं भी नहीं रह रहे हैं। आप बताइए ना कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। लिकर पॉलिसी का तो भ्रष्टाचार बता नहीं पाते आज तक कि कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। नया शीश माल उठा के ले आए क्योंकि समझ में आ गया लिकर पॉलिसी इतना ढिंडोरा पीटा, एमसीडी में हार गए। भाई आप 22,000 स्कूल में मध्य प्रदेश से आता हूं सिंह साहब, यहाँ 22,000 स्कूल मर्जर के नाम पे भ्रष्टाचार में अंतर होता है। आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं शर्मा जी। आप मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपकी तरह नहीं है। आप मेरी बात लेने और जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचारियों की साथ नहीं देती है। आपने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ लिकर पॉलिसी में, तो इसका मतलब कोर्ट खत्म है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोर्ट खत्म है। अगर लीकर में घोटाला नहीं हुआ तो क्यों आम आदमी पार्टी मान रही है कि घोटाला हो गया? सब लोग मान रहे हैं। ये जरूर करें कि वो घोटाला हमने नहीं किया, वो पूरब से हुआ, पश्चिम से हुआ, उत्तर से हुआ, लेकिन आप बचाने का यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। भाई आप बताइए, जिम्मेदार चैनल ने दिखाया 700 ऐसे लोगों का जिनकी जांच हुई नहीं थी, उनका मेडिकल रिपोर्ट कैसे बन गया? आप भारतीय जनता पार्टी का मॉडल बताइए, जिनका एक मोबाइल नंबर आपने मध्य प्रदेश में बनाया, नंबर पे कोई जांच नहीं थी। गुजरात में बनाया, कितने स्कूल आपने राजस्थान में बनाया, कितने स्कूल आपने आसाम में बनाया, आप बताइए जरा। आप बताइए ना कितने स्कूल बनाए, बताइए तो सही, मॉडल दीजिए। तो इसलिए मैंने कहा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये जान ले कि दिल्ली में भी कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जोशी जी और सिंह साहब, मैं आप दोनों से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप, मैं अब हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल केतकर जी, वो भी आप दोनों की बातों को बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं। प्रफुल्ल सर, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। आम आदमी पार्टी दिल्ली की बजाय बाकी स्टेट्स की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसको लेकर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। आप एक पत्रकार के नाते, एक सिटीजन के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं जब कोरोना काल में, जब लोग ऑक्सीजन के लिए, ब्लड्स के लिए और बाकी चीजों के लिए जूझ रहे थे, तब एक सरकार और उसका नेता, उसका मुखिया 80 करोड़ रुपए जो बीजेपी कह रही है, वो एक शीश महल बना रही थी? असीम, ये बिल्कुल सही है कि चुनावी माहौल है तो आरोप प्रत्यारोप उसके अलग अलग तरीके से ये चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार जब एक राज्य में, और दिल्ली के चुनाव, दिल्ली के असेंबली के इलेक्शंस के बैकग्राउंड में हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। 10 साल किसी की सरकार हो और इस मुद्दे पर पार्टी बनी हो कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ेंगे, एक बिल्कुल, पहले तो हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बन जाती है, फिर हम सत्ता में आते हैं तो ना कोई सरकारी आवास लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। तो उसके बाद ये सरकारी आवास की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ी?
ये पहला प्रश्न है। सरकारी आवास बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चीफ मिनिस्टर है तो वो तो शीला दीक्षित भी रह रही थी, लेकिन उन पर आरोप हो रहे थे उस समय। दूसरा, यदि सरकारी आवास बनाने की आवश्यकता पड़ी तो ये जो आरोप जो लगे हैं उसके कागज तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के पास ज्यादा उपलब्ध होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये आरोप लगा रही है कि भाई 7 करोड़ का अनुमान था, 8 करोड़ का टेंडर लगा और 33 करोड़ खर्च हुए, बिल्कुल, तो इसके उसके काउंटर में जो भी कागज है वो रिलीज कर दे तो बात खत्म हो जाएगी। दिक्कत कहां पे है? जब आप बातें और दावे बड़े बड़े कर लेते हो और बाकी सारे राजनीतिक दलों की तरह ही आपका व्यवहार मुझे कोई स्पष्टीकरण ना मांगे इस तरह का हो जाता है। आतिशी क्यों नहीं रह रही है वहां पे? वो तो मुख्यमंत्री है अभी, तो आतिशी जी को मुख्यमंत्री के नाते वहां पे रहना चाहिए। यदि वो सरकारी आवास है और वो केजरीवाल जी का नहीं है तो वो तो त्याग कहा जाएगा। मुद्दा यहाँ पे ये है कि हर बात पर आप एक्सक्यूजेस ढूंढने, जिन वादों के साथ आप आते हो, हम आ गए, मैं जेल में चला गया तो बिजली के बिल अचानक से आ गए, वापस आ गया तो माफ हो जाएंगे। क्यों भाई? अभी तो सरकार चल रही है ना, नोटिफिकेशन हुआ है ना, कोई आपको आचार संहिता लागू हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न चुनाव के संबंध में उठेंगे, वो जैसे और जगह पे भी उठते, वो बीजेपी के लिए भी उठेंगे, मतलब वो पार्टी को लेकर, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो पार्टी बिना इस दावे के साथ आई थी कि ना हम घर लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, उसको अचानक इतनी बड़ी आवश्यकता क्या पड़ी, और पड़ी तो उसका रैशनल क्या है, उसके कागज कहाँ है, वो सामने दिखा दे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जोशी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत ही गंभीर सवाल एक पत्रकार की तरफ से पूछे जा रहे हैं, बताइए जी। केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छे, जो आरएसएस का मुखपत्र भी है उसकी तरफ से काफी अच्छे, उनकी तरफ से काफी सटीक प्रश्न पूछे गए और जिसका जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई कागज दे दीजिए, कागज सीएजी को मुहैया करा दिए गए हैं, सीएजी उसका असेसमेंट कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही सीएजी की रिपोर्ट को झुटलाने का काम कर रही है ना। सीएजी बोलता है 33 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 80 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। किसी जमाने में 140 करोड़ रुपए तक इस फिगर को ले गए थे, फिर एक आके अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के प्रवक्ताओं की हुई कि अब 64 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं भाई घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला हुआ है, असेस कर लीजिए। दूसरा प्रश्न केतकर जी ने बहुत अच्छा पूछा कि आतिशी जी क्यों नहीं रह रही है, तो माननीय एलजी महोदय से पूछ लीजिए क्यों नहीं रह रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में क्यों नहीं रह रही, क्योंकि आवंटित नहीं किया है एलजी महोदय जी ने। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की समस्त परियोजनाओं को रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके एजेंट एलजी द्वारा किया गया है, वो अभूतपूर्व है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है कि सर आपकी बात पूरी गंभीरता के साथ में सुनी, मेरा जवाब बस 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, फिर आप काउंटर कर लेंगे। तो यदि काउंटर की बात नहीं है, काउंटर की बात नहीं है, आपने शुरुआत गलत की। पहली बात तो ना संघ ने कभी कहा कि ऑर्गेनाइजर हमारा मुखपत्र है, ना ऑर्गेनाइजर ने कभी दावा किया। तो आप एक पत्रकार के सवाल को इस तरह से खारिज मत कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक का टैग लेकर घूम रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरह बोल रहे हैं। मैं सिंपल दिल्ली के नागरिक के नाते सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या केजरीवाल जी ने ये बोला था या नहीं बोला था कि मैं गाड़ी, बंगला, सुरक्षा कुछ भी नहीं दूंगा। आपके प्रश्नों को बिल्कुल खारिज नहीं किया मैंने। आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी, आप शायद वहीं नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको अभी। हाँ, मैंने यही बोला कि सही नहीं है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। क्या आवश्यकता पड़ गई, इतना बड़ा बंगला बनाना पड़ा? पहले क्या आवास नहीं थे क्या? चलिए, आपका प्रश्न एक ही बार में समझ में आ गया सर मुझे। अब आप जवाब सुनने का धैर्य रख लें। मेरा ये कहना है कि भाई जो आपने बोला, मैंने ये बोला कि आपने बड़े सटीक प्रश्न पूछे हैं और उसका जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और मैं उसी जवाब का एक एक करके जवाब दे रहा था। आपने दूसरे प्रश्न पे मुझे इंटरप्ट कर दिया। मेरा यही कहना था कि यदि आप धैर्य रख लेते 30 सेकंड और, तो आपको तीसरे प्रश्न का मेरा पहला प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ना आपने कि केजरीवाल जी ने कहा था या नहीं कहा था? प्रथम प्रश्न आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का था, उसका जवाब दिया। दूसरे प्रश्न का जवाब दिया। तीसरे के लिए 30 सेकंड का समय मांगा था, जिसमें आपने इंटरप्ट कर दिया। केजरीवाल जी ने बोला था मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, कि उन्होंने दिया है। 86% 2019-20 की रिपोर्ट है सीएजी की, जो बोलती है 86% तक रिडक्शन है। और ये सीवीसी की है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है 2020 की, जो बोलता है 86% दिल्ली में भ्रष्टाचार का रिडक्शन है। केजरीवाल जी ने बोला था 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, उन्होंने किया। केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली के बच्चों
के लिए अच्छे सरकारी स्कूल दूंगा, उन्होंने दिए। उन्होंने बोला था मैं मोहल्ला क्लिनिक्स का निर्माण करूंगा, 530 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया है। उन्होंने बोला था दिल्ली में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उसको जो स्वास्थ्य है वो फ्री में मिलेगा, उन्होंने किया है। देखिए ये की आवश्यकता सर, ये जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया है, उन्होंने बोला था कि भाई जो ये चीज है ये सारे हम वादे करेंगे और वादों पे हम डिलीवरी करेंगे। दिल्ली की जनता 3 बार निर्णय कर चुकी है, एमसीडी में निर्णय कर चुकी है, 2025 में पुनः निर्णय करेगी। आप ये लेके जाएंगे, आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिले क्या, आपके बच्चों को अस्पताल नहीं मिले क्या, मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिला क्या, बात करें। यमुना सफाई की बात उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के 10 सेकंड दीजिए भैया, कितने देर तक 4 मिनट से यही बोल रहे हैं, कितने देर तक बोलेंगे, इनको पूछिए ना। ठीक है, हसन सिंह जी बताइए क्या कह रहे हैं। हसन सिंह जी बताइए, समय दीजिए, असीम जी समय दीजिए, इनसे पूछिए। सुनील जोशी जी सुनिए, आप बीजेपी कुछ कह रही है आपसे जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि शराब के ठेके में घोटाला हुआ कि नहीं, अगर नहीं घोटाला हुआ तो क्यों नहीं बाइज्जत तो बरी हो जा रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, बच्चों एक भी स्कूल का नाम अगर ये बता के चले जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा। जो नया कोई स्कूल खोले हो, नया कोई हॉस्पिटल खोले, सर मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको बताता हूं नाम, आप क्या करोगे बताओ, मैं आपको नाम बताता हूं। दूसरे को धैर्य नहीं। बच्चों के स्कूल कॉलेज के क्लासरूम घोटाला हुआ कि नहीं, गरीबों के इलाज में किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़े चैनल ने दिखाया कि 3000 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जांच रिपोर्ट आई और 3000 का नंबर था 99999999। क्या ये घोटाला हुआ कि नहीं? जो टैंकर माफिया कहते थे, टैंकर माफिया समाप्त हो जाएंगे। नहीं जोशी जी देखिए, स्कूल कॉलेज अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से शीश महल बनाने का काम किया, और एक तरफ तो रिपोर्ट ये भी आ रही है जोशी जी कि दिल्ली में वित्तीय आपदा वाली स्थिति हो गई है, पैसे नहीं है, केंद्र सरकार से उधारी पैसे मांगने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। और एक तरफ इस तरह की बातें आती है कि आपने 70 से 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये सारी बातें दिल्ली की जनता देख रही है। मैं किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस तरह की चीजें कोरोना काल में सुनते जाएं। सिंह साहब स्कूलों का नाम तो सुन ले, आपको एक भी स्कूल का नाम बता देते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, शासकीय प्रतिभा शासकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली, शासकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 12 द्वारका, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सर एन नंबर ऑफ लिस्ट है सर, क्या बात कर रहे हैं। जोशी जी बिल्कुल समय नहीं है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी करके आया करो सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे पास समय इतना ही है। तो जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कि शीश महल बनाने में 70, 75, 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली की जनता इन सभी कुचियों को देख रही है और बीजेपी का कहना है कि इस चुनाव में ये जनता जवाब देने का काम करेगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे HMP वायरस के कहां से और कितने मामले सामने आए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत में भी HMP वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV वायरस संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में इसका संक्रमण मिला है। 3 महीने के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। गुजरात में भी एक मामले की पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कर्नाटक के 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। 3 महीने के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। कर्नाटक से HMPV वायरस के मामले सामने आने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि HMPV वायरस को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। इस बीच एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि HMPV वायरस की तुलना कोविड से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि बाय द एज ऑफ 10 इयर्स बच्चों में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ऑलमोस्ट 100% बच्चों में हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल्स में कोई ऐसे केसेस बढ़े नहीं है। जो नॉर्मल इस सिचुएशन में इस साल के इस समय में जो केसेज आते हैं, जो नॉर्मल कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा उस टाइप के पेशेंट्स वही हैं और इनमें मैक्सिमम कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस बीच HMPV वायरस को लेकर गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात और आपके लिए भी जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक हो रहे हैं और एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरा सच दिखाएं, पूरी सच बताएं कि ये जो HMP वायरस है वो आखिर है क्या और इसको लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी ये देखिए, इसलिए हमने आपके लेकर आए हैं कि क्या इसके बारे में आप समझ लें विस्तार से। तो क्या है ये HMP वायरस, HMPV? ये एक RNA वायरस है। HMPV सिंगल RNA वाला वायरस है। हम जानते हैं कि उसकी जो प्रकृति होती है DNA और RNA, तो ये एक RNA वाला है। आमतौर पर देखिए यहाँ से आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है ये वायरस, जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात है इस मौसम में भी खासकर। तो सर्दी वाली बात होती है। खांसी या फिर गले में खराश, अगर आप इस वायरस से संक्रमित हैं तो खांसी या फिर गले में खराश जैसी स्थिति हो सकती है। नाक, रनिंग नोज वाली स्थिति भी हो सकती है। तो इसको लेकर आप समझिए। जोखिम जो है वो ठंड के मौसम में ज्यादा हो जाता है। तो इस मौसम में वैसे भी आप सर्दी से बचकर रहें। तो अगर इस वायरस से भी पीड़ित हैं तब भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो वायरस है वो खांसने और छींकने से फैलता है, इसलिए जो भी लोग इससे संक्रमित हैं या फिर वैसे भी अगर आपको कोल्ड है, आप छींकने की स्थिति में है, तो आप मास्क लगा कर रखें ताकि आपके आसपास के लोग उससे प्रभावित ना हो, इन्फेक्ट ना हो। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह फैलता है वायरस। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं, हम जानते हैं कि छींकने से, खांसने से वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, उससे आप बचिए। आप खुद मास्क लगाइए ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो उससे संक्रमित ना हो सके। हाथ मिलाने से भी फैल सकता है ये वायरस संक्रमित व्यक्ति से। जो इस वायरस से संक्रमित है उससे अगर आप हाथ मिलाते हैं तो भी ये फैल सकता है। संक्रमित होने पर 3 से 5 दिनों में
इसके जो लक्षण हैं जैसे कि रनिंग नोज वाली स्थिति, इस तरह की जो गले में खराश, इस तरह की स्थिति जो है वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो 3 से 5 दिनों में इसके असर दिखाने लगते हैं। इसके लक्षण खांसी और बुखार है सबसे कॉमन लक्षण। अगर आपको खांसी है और बुखार है तो ये एक कॉमन लक्षण है कि आप इस HMPV वायरस से संक्रमित हैं। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। लगातार आप इस पे ध्यान रखिए और आप डॉक्टर से संपर्क करें। कोविड जैसे हैं इस वायरस के लक्षण। कोविड में आपने देखा था कि चाहे वो गले में खराश की बात हो, रनिंग नोज की बात हो, बुखार की बात हो, तो कुछ कुछ वैसे सिम्टम्स इसमें भी मिलते हैं। छोटे बच्चों पर चूंकि उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उस पर ये जो वायरस है वो ज़्यादा असर करता है, इसलिए छोटे बच्चों को इससे बचाकर रखने की ज़रूरत है। इस वायरस की हिस्ट्री क्या है ये भी बहुत जानने की ज़रूरत है। तो लगभग 50 साल पुराना, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ये बहुत ही नया वायरस है। देखिए, लगभग 50 साल पुराना ये वायरस बताया जा रहा है। ये बिल्कुल भी नया नहीं है। पिछले साल चीन में फैलने की इसकी खबर आई थी। चीन में पिछले साल इस वायरस के फैलने की खबर आई थी। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड में भी इस वायरस का पता चला था। तो न सिर्फ चीन बल्कि बाकी देशों में भी इसके केसेस आए हैं। कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी ये वायरस फैला था, वहां पे भी इसके केसेस आए थे। तो ये कुछ हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, आज से 2024 साल पहले 2001 में इसका पता चला था। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। और इसके जो लक्षण हैं वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फ्लू की तरह होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इस तरह की स्थितियां, जो लक्षण हमने बताए, तो आप तुरंत मास्क पहने, आप डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टरी परामर्श जो है वो आप लें और फिर उसके हिसाब से जो वो मेडिसिन देते हैं उसको आप लें। तो इसमें कोई घबराने की, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ये गंभीर है, तो आप बच्चों का भी ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये कुछ अहम इस वायरस के बारे में। अब बढ़ेंगे आगे, रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक दूसरी अहम खबर जो है वो बांग्लादेश में, खासकर जो हम बताएं आपको कि दिल्ली से इस साल कितने बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं, इस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और एक नजर अब तक हमने जो आपको खबरें दिखाई उस पर अगर निगाह डालें, आप भी देखिए इन बातों को, इन खबरों को। अभी तक जो हमने खबरें आपको दिखाई न्यूज नाइट में वो ये रही। नक्सलवादियों की कायराना हरकत, छत्तीसगढ़ से खबर आई। केजरीवाल के शीश महल पर फिर से सवाल उठाया गया है और HMP वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। तो ये अब तक की जो बड़ी खबरें थी वो हमने आपको दिखाने का काम किया। बढ़ेंगे आगे और अब दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर। देखिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार ये सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, उस पर ध्यान देती रही है, प्रतिबद्धता से उस पर लगातार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम मोदी ने नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने तेलंगाना में चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। पीएम ने कहा कि रेलवे विकास को मापदंडों पर बढ़ाया जा रहा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बड़ी कामयाबी मिली और 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। ये घुसपैठी अवैध तरीके से मध्य दिल्ली के इलाकों में रह रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशियों के डिपोर्ट करने की संख्या में इजाफा हुआ है और 50 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में डेरा जमाए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस राजधानी से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज रही है। अब तक 50 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली के अलग अलग जिले से डिपोर्ट किया जा चुका है। पुलिस की कई टीमें इन घुसपैठियों के दस्तावेज जांचने के लिए पश्चिम बंगाल और असम में मौजूद हैं। डीडी न्यूज आज आपको बताएगा इन घुसपैठियों का क्या है डंकी रूट, जिसके जरिए ये बांग्लादेशी दिल्ली में घुसते हैं। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटेजी एक यूज किया है इसमें। एक, हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घुसपैठ करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से घुसपैठ कराता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट से पूछताछ में पता चला कि पहला मॉड्यूल बांग्लादेश के अंदर काम करता है, जो बांग्लादेश के दुर्गापुर से भारत के बागमारा बॉर्डर के जरिए मेघालय में घुसपैठ करवाता है। बागमारा पहुंचने के लिए ये लोग ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल या फिर पैदल चलकर पहुंचते हैं।
सिंडिकेट का दूसरा मॉड्यूल। फिर मेघालय के बाघमारा बॉर्डर से घुसपैठियों को मिनी बस के जरिए असम के कृष्णाई तक लाया जाता है। तीसरा मॉड्यूल और उसके बाद असम के कृष्णाई से ट्रेन या बस के जरिए घुसपैठियों को कोलकाता लाते हैं या फिर बोंगाई गांव लाया जाता है। ये रास्ता करीब 75 किलोमीटर का है। चौथा मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के तहत घुसपैठियों को कोलकाता या बोंगाई गांव से ट्रेन के जरिए दिल्ली लाते हैं। दिल्ली में उसके बाद घुसपैठियों के अवैध कागजात बनवाकर उन्हें दिल्ली में बसाने का काम किया जाता है। कैसे होते हैं डिपोर्ट? बांग्लादेशी प्रवासियों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO के जरिए बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को BSF राज्य या यूटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को FRRO की मदद से किया जाता है। पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद FRRO की मदद से इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। मेघालय में बाघमारा जो साउथ गारो हिल स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ से ये पहले भारत में प्रवेश करते हैं डंकी रूट से। वहाँ पर अमीरुल इस्लाम व्यक्ति है जो अनीश के कहने पर इनको ट्रांजिट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन देता है और उनको वहाँ से बोंगाई गांव तक अपनी गाड़ी में लेके आता है। बोंगाई गांव में इनको रेल की टिकट देता है और रेल से ये दिल्ली आते हैं, जहाँ पर सपना और अनीश इनको रिसीव करके इनको ठहराने का प्रबंध करते हैं। दिल्ली के विभिन्न जिलों से डिपोर्ट हुए घुसपैठिए। दक्षिण पश्चिम 28, दक्षिण 7 गिरफ्तार, दक्षिण पूर्व 17, द्वारका 5, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 13, शहादरा 2। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी से एक चीज तो साफ है कि दिल्ली पुलिस का ये अभियान अभी जारी रहेगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनका गलत इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर भी ये गिरफ्तारी अहम रोल अदा करेगी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने न केवल 14 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया बल्कि उसमें 13 बांग्लादेशी नागरिक थे जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ता दिखाई देगा। कैमरामैन सनी कालर के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो मुकेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो डंकी रूट से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आखिर कैसे डिपोर्ट किया जाता है, उनके देश वापस भेजा जाता है। तो ये कुछ तरीका है। अवैध प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई कैसे की जाती है और उनका सत्यापन कैसे किया जाता है। तो ये हम बता रहे हैं कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी है उसकी जांच की जाती है। अवैध तरीके से अगर वो आया है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है तो उससे सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। विदेशी अधिनियम 1946 के तहत और पासपोर्ट जो है उसके तहत अधिनियम 1920 के तहत ही हिरासत में लिया जाता है। ये कुछ कानूनी प्रावधान है कि अगर आप कोई अवैध तरीके से आया तो उसको आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है जो अवैध तरीके से व्यक्ति आया है और उसके बाद उसके अवैध नागरिक के रूप में पहचान होने पर डिटेंशन सेंटर में उन्हें भेज दिया जाता है। यह कुछ कानूनी प्रक्रिया है और ये डिटेंशन सेंटर जो है वो राजधानी दिल्ली में नहीं है, ये असम में है। उसके बाद कोर्ट के निर्देश के आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो चलाई जाती है। विदेश मंत्रालय संबंधित सरकारों से संपर्क करता है कि जो जिस देश का वो नागरिक है उससे वो संपर्क करता है। उस देश को प्रवासी की जानकारी और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। संबंधित सरकार व्यक्ति की पुष्टि करती है कि हाँ ये हमारे ही देश का नागरिक है। उसके बाद उस देश की सरकार व्यक्ति के लिए यात्रा दस्तावेज, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जारी करती है उस देश की सरकार। उसके बाद भारत में जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा उनकी यात्रा की व्यवस्था की जाती है ताकि वो अपने देश, जो अपने गंतव्य जो है वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद पुष्टि और आवश्यक दस्तावेज के मिलने के बाद ही उस व्यक्ति को उस देश में वापस भेज दिया जाता है। तो ये कुछ तरीका है। अगर आप अवैध तरीके से जो कोई आता है तो उसको डिपोर्ट करने का क्या कुछ तरीका है, इसको हमने विस्तार से आपको बताने का काम किया। बढ़ेंगे आगे। खबर छत्तीसगढ़ से है। एक बहुत ही दुखद खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के एक मामले को उजागर किया था, जिसके बाद सुरेश ने उसकी हत्या कर दी। मामला 3 जनवरी को सामने आया। तब से ही पुलिस को सुरेश चंद्राकर की तलाश थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुकेश के लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे, 5 पसलियां टूट गई थी, सिर में 15 फ्रैक्चर हो गए थे, हार्ट फट गया था और गर्दन टूटी हुई मिली थी। डॉक्टरों ने कहा है कि 12 साल के करियर में वो ऐसी हत्या नहीं देखी थी।
पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से रोष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ाए होश। हत्या से पत्रकारों में टेंशन, सामने आया कांग्रेस का कनेक्शन। मुकेश चंद्राकर की हत्या से छत्तीसगढ़ की जनता में रोष है और कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार सख्त है और तेजी से कदम उठा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। इस मामले में कुल अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख जताया है और साफ कहा है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, एससी मोर्चा का पदाधिकारी था और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। 3 जनवरी को उनका शव बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं और पता चला है कि मुकेश का दिल फट चुका था। लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे, 4 पसलियां टूटी थीं, सिर पर वार हुआ था और हाथ काटे हुए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। वो कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद पर रहा है। बीजेपी अब कांग्रेस पर इस मामले को लेकर हमलावर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक्स पर लिखा, जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता प्रिय भूपेश जी। कांग्रेसियों का मूल मंत्र है, जो उनके भ्रष्टाचार से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और वही किया कांग्रेसी ठेकेदार ने बीजापुर के जांबाज पत्रकार मुकेश के साथ। हत्या के आरोपी ठेकेदार की पैरवी करने वालों ने नैतिकता को शर्मसार किया है। गौरतलब है कि मुकेश ने ही बस्तर में 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उनकी हत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पत्रकार मुकेश ने 2021 में बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा अपहृत सीआरपीएफ जवान की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी मामला बन चुका है। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आइए आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए इन खबरों को फटाफट अंदाज में और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पंचायती राज निकायों से आई अनुसूचित जनजातियों की 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला रही हैं। इन संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर से आई अनुसूचित जनजाति की 502 महिलाओं ने भारत की संसदीय परंपराओं, संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली के अलावा पंचायती राज से संबंधित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर से आई अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ने भारत की संसदीय परंपरा, संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली के अलावा पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन 73 के प्रावधानों की जानकारी हासिल की। देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए यूजीसी ने नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। नए रेगुलेशन के मुताबिक कोई अभ्यर्थी अपने पीएचडी शोध विषय में शिक्षक बनने के योग्य होगा, भले ही उसने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी अन्य विषय में हासिल की हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय की बैठक बुलाई गई। बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए 100 दिवसीय गहन अभियान की समीक्षा की गई और आगे की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी मौजूद रहे।